तब बच्चा लोग देखा आपने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से क्या क्या निकाला गया है। अब अर्थ का मास, अर्थ का डेंसिटी सब इसी फार्मूला से निकला है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जो एक्सेलरेशन g इक्वल टू 9.8 आप लोग करते थे, ये भी इसी फार्मूला से निकला है। तो ये बहुत ही काम का फार्मूला है, लगते 3-4 बार वीडियो में बोल ही दिए हैं कि बच्चा इसको, इस फार्मूला को याद करके रखिएगा। अब आगे क्या करना है हम लोगों का, जो आगे का टॉपिक है, ये एग्जाम का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, बहुत ही मतलब ये देता है सीबीएसई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ही टॉपिक चल रहा है, इसमें एक वर्ड लग जाएगा वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब ये g का जो वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज होता है, ये चेंज हो जाता है। किस किस कंडीशन में चेंज हो जाता है? पहला कंडीशन ड्यू टू हाइट। अब अर्थ सरफेस से जितना ऊंचा जाते हैं उतना आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता चला जाता है, ड्यू टू डेप्थ। और तीसरा ड्यू टू लैटिट्यूड के बारे में आपको जानना है। ये 3 फैक्टर पर क्वेश्चन आता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों हैं। और सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू हाइट, हाइट के वजह से। तो इसका फिगर, ये अर्थ सरफेस हमने बनाया, ये क्या बनाया बच्चा लोग? अर्थ बनाया है। इसका सेंटर इधर मान लो, यहाँ तक रेडियस हो गया, और यहाँ पर तुम्हारा m मास है जो कि h हाइट पर है, जो कि h हाइट पर है, ठीक है, h हाइट पर है। अगर टोटल डिस्टेंस का बात करेंगे बच्चा लोग तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग बोलो तो? r प्लस h। कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। आपको जो बार बार जो फार्मूला याद करने बोल रहे थे बस उसी फार्मूला से बनाएंगे। सबसे पहले वो फार्मूला लिखिए। आपको समझना, अभी हम जो बात कर रहे हैं कि जो बात बोल रहे हैं, जैसे ये अर्थ है आपका, बॉडी यहाँ पर है, बॉडी यहाँ पर है, ये केस 1 है। हम आपसे बोल रहे हैं कि इसका g का फॉर्मूला क्या होगा एट दी सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहां पर देख रहे हैं? हमारा दूसरा बॉडी कहां पर है? बॉडी कहां पर है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। तो g का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा लोग? g का वैल्यू कैपिटल G m बाई आर स्क्वायर हो गया। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? ये तो तुरंत किए अभी डेरिवेशन। यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है? r है, ठीक है। इस बॉडी का मास m है, इसका मास स्मॉल m है, और इसका फॉर्मूला का ड्राइव आपने क्या किया था? यही किया था ना। चलिए हो गया खत्म। पहला चीज कहना यह चाहते हैं कि जब आप अर्थ सरफेस पर है, आप पर g कितना लग रहा होगा? g आपका वैल्यू क्या होगा? यही फॉर्मूला बताएगा, जो कि 9.8 निकल के आता है। अच्छी बात है। केस नंबर 2 हमको क्या बोला जा रहा है? केस 2 क्या बोला जा रहा है? केस 2 ये बोल रहा है कि इतने हाइट पर है, इतने हाइट पर है। अब ये g का फॉर्मूला केस 2 में क्या लगेगा? बोलिए। g जो बदलेगा वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो सर g तो बदलेगा, इसी का तो टॉपिक चल रहा है। तो g पर जो बदलने वाला g है उसको हम लोग g डैश मान लिए हैं। कैपिटल G सर ये कभी नहीं बदलता है, इसीलिए इसका नाम है यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ब्रह्मांड का किसी भी कोना में चले जाएंगे ये 6.67 × 10⁻11 ही रहेगा। अब तुम यहाँ आए हो, तुम यहाँ पर हो, तुम्हारा बॉडी यहाँ पर है, तो इससे मास को क्या है? मास तो वही है ना, मास का मास, अर्थ का मास का कोई दिक्कत होगा क्या? कोई नहीं, इसमें भी चेंजिंग नहीं आएगा। तो फॉर्मूला Gm पर कोई असर नहीं। R पर असर पड़ा है क्या? दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस पर असर पड़ा है? एकदम पड़ा है सर, यही पड़ा है। R + h का स्क्वायर होगा, ठीक है।
कभी भी आपको कोई भी चीज़ का तुलना करना होगा, इफेक्ट देखना होगा, तो कैसे देखते हैं, कैसे देखते हैं, इन दोनों को डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1। आपको ये जो दो इक्वेशन लाए हैं ना बच्चा, इसको डिवाइड कर दो, कंपेयर करो, रेशियो निकालो, तो ऑटोमेटिक तुमको पता चल जाएगा क्या इफेक्ट आया है या नहीं आया है, वो टेस्ट से पता चल जाएगा। तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी, जी डैश का वैल्यू कितना है बच्चा, जी है एम है, जी है एम है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर है, डिवाइडेड बाई जी है एम है, आर स्क्वायर है। क्लियर है, जी एम कट गया है, इसको ऊपर करके लिखोगे तो आर स्क्वायर हो गया, और यहाँ आर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। इसे होल स्क्वायर में भी तो लिख सकते हो, आर प्लस एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, हम आपको बोल रहे हैं कि r से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। क्या कर दीजिए, r से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। फिर जो g डैश डिवाइडेड बाई g का वैल्यू आपका आया है r, इधर भी डिवाइड r से कीजिए, और नीचे में सभी को r से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ये किया जा सकता है मैथ में, मैथ में तो इसे करते हैं। और ये आपका क्या हो गया, 2 हो गया, ये कटा, ये कटा, तो आपका g डैश डिवाइडेड बाई जी 1 प्लस एच बाई आर, इसका स्क्वायर अगर अलग भी करते हैं तो बच्चा डी जी, अब ये क्या होगा, 1 ही होगा, इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो 1 प्लस एच बाई आर को ऊपर ले जाइएगा तो इसका पावर -2 हो जाएगा। यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है, अगर आपको नहीं आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन मैथ में, तो बस इतना याद रखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये जो भी पावर है इसको यहाँ पर इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है। हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका। तो g डैश डिवाइडेड बाई g इक्वल टू 1 माइनस 2h बाई r आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, g डैश g से मल्टीप्लाई 1 माइनस 2h बाई r। ठीक है, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, g माइनस 2gh बाई r। ये मेन फॉर्मूला आपका आ चुका है। चलिए इसे राइट डाउन कर लीजिए, इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब देखिए ये खुद फॉर्मूला आपको क्या बता रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी डैश का फॉर्मूला जी आया है, माइनस है 2gh बाई r है, क्या यही है? तो आप लोग बच्चा देखिए h को बढ़ाइएगा, जितना ऊंचा जाइएगा तो ये निगेटिव टर्म बोल रहे हैं ना, ये निगेटिव टर्म इंक्रीज होगा। मान लीजिए पहले 2 था, इंक्रीज होकर के ये तुम्हारा 5 हो गया। ठीक है, ये इंक्रीज होकर के 5 हो गया। ये जी क्या है, 9.8 है। जैसे जैसे हाइट बढ़ने से ये इंक्रीज होगा, तो पहले 10 में से 2 गया तो 8, अब 10 में से 5 गया 5, तो h बढ़ने से साफ दिख रहा है कि आपका ग्रेविटी घटता जाएगा। नया वाला जो ग्रेविटी आएगा वो छोटा आएगा, डिक्रीज आएगा। तो जिस तरह से तुम अर्थ सरफेस से जितना भी ऊंचा जाओगे तो तुम्हारा नया जो जी डैश है वो डिक्रीज करेगा। इसे क्या एरो बना रहे हैं, डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ये असर आपको देखने को मिलता है और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ड्यू टू हाइट कंप्लीट हो गया। अब अगला जो टॉपिक लेंगे वो ड्यू टू डेप्थ है। क्या है बच्चा लोग, ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ है। इसको थोड़ा सा समझना होगा। तो पृथ्वी ले लेते हैं, अर्थ, ये आपका क्या है, अर्थ है बच्चा। ठीक है,
पहले यहाँ पर तुम हो, पहले तुम यहाँ पर हो, केस वन, दोनों का डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ सेंटर से क्या लोगे, r लोगे, इसका मास m लोगे, इसका मास स्मॉल m लोगे, ये डिस्टेंस आपको मिल ही गया है। तो g का फॉर्मूला अगेन पूछ रहे हैं क्या होगा जब ऑन द सरफेस पर हो, तो कैपिटल G m/r² होगा। पहला काम खत्म, कोई दिक्कत। अब चलिए केस 2 को समझते हैं। केस 2 को बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझाना, बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। जैसे ये अर्थ ले लिए, इसका मास m है, ठीक है, और इस बॉडी को आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक डेप्थ करते हुए आप यहाँ तक पहुँच गए। आपका मास यहाँ पर स्मॉल m है, सेंटर आपका यहाँ पर है O, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी कितना है बच्चा, कैपिटल R है। तो ये दूरी कितना होगा, तो सर ये डेप्थ आप कितना चले हैं, डेप्थ हमने d चला है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r माइनस डी। ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक r माइनस डी। ये फिगर में समझ में आ रहा है, फिगर में समझ में आ रहा है। r माइनस डी कहाँ है, यहाँ सेंटर से लेकर के इस बॉडी तक के मास का डिस्टेंस है। अब अगर हम बोलें कि ये g डैश पर फॉर्मूला में g डैश नया खोजना जो है, और g कभी नहीं बदलेगा, मास यहाँ बदल चुका है, और यहाँ r माइनस डी का स्क्वायर होगा। देखो यहाँ कॉन्सेप्ट ऐसे डेरिवेशन करवाने का तो हम करवा देंगे, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा, यहाँ पर मास समझना होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट लेने के लिए आपको एक थ्योरम जानना होगा जिसका नाम है सेल थ्योरम। क्या जानना होगा, सेल थ्योरम। सेल थ्योरम के बारे में जानना होगा। देखो सिंपल सा बात बता रहे हैं, एक होलो बॉडी, होलो स्फीयर है, हम क्या बोल रहे हैं, होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर है। इसका सेंटर यहाँ, बीच में खाली है बच्चा, ठीक है, बीच में खाली है, और एक बॉडी तुम्हारा यहाँ पर है। इस बॉडी का मास स्मॉल m है और इस बॉडी का मास कैपिटल M है, ठीक है। इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास से क्या जानते हैं कि इसका मास टोटल कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, और इसका मास टोटल कॉन्सेंट्रेट कहाँ पर करेगा, यहाँ पर करेगा, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो r है, ठीक है, सही कर रहे हैं। ये होलो है, अंदर से खाली है। अब अगर हम इसका ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहेंगे तो आप क्या बोलिएगा, g बोलिएगा, इस बॉडी का मास m लेने बोलिएगा, इस बॉडी का मास स्मॉल m लेने बोलिएगा, और यहाँ पर r का स्क्वायर कीजिएगा, जो कि बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये केस आपका 1 हुआ, केस आपका 1 हुआ, ठीक है। केस 2 में याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। केस 2 में वही होलो सिलिंड्रिकल है, शेप है, लेकिन अब बॉडी आपका यहाँ पर है, अंदर में है, और यहाँ पर आपका O सेंटर है, होलो स्फीयर, होलो स्फीयर है, अंदर में है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का मास का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये आपका सपोज कर लो x है, जो भी दूरी है इन दो बॉडी। यहाँ पर आपका मास है क्या, हम यहाँ पर पूछना चाहते हैं। सेंटर ऑफ मास के बारे में आपने सुना होगा कि ये क्या है, सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, मान लो उस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है। ये मान लो वाला जो बात है ना, जब तुम बाहर रहते हो तब की बात है। जब तुम बॉडी के अंदर आ जाओगे, जब बॉडी के अंदर आ जाओगे तो इस जगह तो तुमको मास ही नहीं दिखेगा ना, इस जगह मास दिखेगा। अब यहाँ पर मास है, सेंटर ऑफ मास है। जब तुम बाहर हो तब तुम्हारे लिए यहाँ पर सेंटर ऑफ मास क्या था, m था। लेकिन जब तुम इसके अंदर हो तो तुम तो इस बॉडी, और यहाँ तुमको हवा मिलेगा, एयर मिलेगा, मास तो नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, एयर मिलेगा। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने जाओगे तो g लिखोगे, स्मॉल m भी दोगे, इसका मास तो दोगे, लेकिन ये वाला मास के जगह क्या हो जाएगा 0/x², और जिसका फोर्स क्या होगा
0, ये होलो स्फीयर है। लेकिन कंडीशन केस नंबर 3 में बदलेगा, केस नंबर 3 में बदलेगा, अगर ये बॉडी सॉलिड है, इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, कैसा है, सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, मतलब अब हवा नहीं है यहाँ पर है, तब पर भी इसको जब बाहर से देखोगे तो इस बॉडी का टोटल मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट मिलेगा, इस जगह मिलेगा, ये तुम्हारा O है, क्लियर है। और यहाँ पर इस बॉडी का मास इस जगह जो स्मॉल m है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगेन x है, जो कि निकालना, f अगर निकालोगे तो क्या लिखोगे, g लिखोगे, m लिखोगे, m लिखोगे, x स्क्वायर लिखोगे, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स एकदम सही है। ठीक है, ठीक है। कहानी कहाँ बदलता है, अब यही केस अगर इस केस में किया जाए, जैसे ये बॉडी है आपका, ये सॉलिड स्फीयर है, इस पार्ट को समझ लो बॉस, इसीलिए इतना मेहनत कर रहे हैं इसको समझाने के लिए। ये सारा क्या है, सेल थ्योरम है, सेल थ्योरम है, बुक में दिया रहता है लेकिन एग्जाम में तो आता नहीं इसका यूज़, यहाँ पर इसका यूज़ है, इसलिए हम समझा रहे हैं आपको। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये बॉडी जो बाहर में रख करके देखे हो, अब इसको अंदर ले आते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है, इस बॉडी के अंदर आ गया, ये बॉडी के अंदर आ गया, तो इसका मास कितना है बच्चा, m है, इसका मास इस जगह m होगा क्या। इस बॉडी को अंदर ले आए हैं, जब इस बॉडी को अंदर लेके आए हैं तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगेन डिस्टेंस तुम्हारा क्या मिला, x मिला, जैसे इसमें भी मिला था। यहाँ पर क्या था, तुम्हारा हवा था, लेकिन इस बार यहाँ पर मटेरियल है, इस बार यहाँ पर मटेरियल है। यहाँ पर तो एयर का मास नहीं था इसलिए 0 दिए, लेकिन यहाँ पर इस बार यहाँ पर मास होगा, इसको सेंटर मानते हुए तुम्हारा मास कितना कंसीडर करना है, तुमको ये मास कंसीडर करना है, ये मास, ये वाला मास नहीं, ये मास को कंसीडर नहीं करोगे, ये मास को कंसीडर नहीं करोगे, तुम्हारा मास किसको कंसीडर करना है, ये वाला पोर्शन ऑफ मास को कंसीडर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका m डैश। जब आप बाहर से देख रहे थे, समझिए, जब आप बाहर से जब सॉलिड स्फीयर को देख रहे थे तब ये टोटल मास आया। जब आप जितना डेप्थ के अंदर जाते हैं, जितना अंदर जाते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ से जाते हैं तो यहाँ इतना वाला का मास देखना होगा, फिर अगर यहाँ चले आते हैं तो इतना मास देखना होगा, और अगर यहाँ चले आते हैं, यहाँ अगर सेंटर पर चले आते हैं तो कोई भी मास नहीं, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल थ्योरम बोलते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको सेल थ्योरम समझ में आ गया होगा। तो जब आप यहाँ पर फिर से हम लोग इसको देख रहे हैं, थ्योरम को समझा दिए, फिर से आपको दिखला रहे हैं, जब आप अर्थ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, ये वेरिएशन ड्यू टू डेप्थ का समझा रहे हैं। केस 1 क्या है, थ्योरम पढ़ाने के बाद ये समझ में आ रहा होगा कि आप अर्थ सरफेस के बॉडी के बाहर है, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा, इस बॉडी का मास क्या लोगे, m लोगे, और इस बॉडी का मास स्मॉल m है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तुम्हारा क्या है, r है, और g का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, g होगा, m होगा, और बच्चा r स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ इस बॉडी का मास निकालना चाहेंगे, m निकालना चाहेंगे, तो तुम क्या बोलोगे, क्या करने के लिए बोलोगे, m चाहिए हमको, यहाँ पर m चाहिए, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लिखवाओगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, रो है, मास खोजना है, वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब,
4/3 पाई आर क्यूब। सॉलिड है, सॉलिड स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम यही होता है। और आपका मास कितना निकल गया, रो 4/3 पाई आर क्यूब। ये मास आ चुका है, ये पहला केस का। और G इक्वल टू आप यहाँ पर G मास को हटा करके रो 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये कट जाएगा। और फ्रेश होकर के आप लिखिए G 4/3 पाई आर। ठीक है, यही आया, नीचे तो है नहीं। तो G का वैल्यू आपको इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, क्लियर है। जो काम आपने यहाँ किया है, अब हम आशा करते हैं कि आपको सेल थ्योरम आता है और आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब डेप्थ में बोल रहा है तो आप सपोज कर लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गए, ये आपका डेप्थ है, आपका बॉडी का मास यहाँ पर है। सेल थ्योरम क्या बोलता है, सॉलिड, अगर ये होलो होता तो यहाँ तो सीधे जीरो हो जाता, होलो होता तो जीरो कर देते, लेकिन ये सॉलिड स्फीयर है, तो सॉलिड स्फीयर है तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डेप्थ हो गया। आपने कितना आया डेप्थ, सेंटर यहाँ पर क्या है आर, यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस क्या है आर, तो बचा हुआ डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा, टोटल डिस्टेंस आर है, तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या होगा, आर माइनस डी, आर माइनस डी। ठीक है, ये रेडियस यहाँ से लेकर के यहाँ तक का होगा। आप कहाँ पर हो, तो सेल थ्योरम बोलता आप जहाँ पर भी हो वहाँ से आर्क आप रोटेट करो, सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ से रोटेट करो, उतना ही मास आपको लेना है। तो यहाँ से आर्क बनाते हुए इसको हम एक कंप्लीट सर्कल बनाते हैं, तो इतना मास लेना है, दैट इज योर एम डैश। ये मास आपको नहीं लेना है, यही बोलता है सेल थ्योरम। ठीक है, तो इसके लिए अब G डैश क्या होगा, क्योंकि मास पर चेंजिंग आया है, तो G है मास पर चेंजिंग आया है और रेडियस पर भी चेंजिंग आया है आपका r माइनस डी का स्क्वायर। तो इस फार्मूला और इस फार्मूला में अंतर हुआ है, डेप्थ में जाने से दो चीज़ अंतर किया है, मास और डिस्टेंस, रेडियस। ठीक है, तो ये दोनों, तो क्या अब असर पड़ेगा उसको देखते हैं। यहाँ पर भी अब हमको m डैश चाहिए, क्वेश्चन मार्क दिए, जैसे जैसे स्टेप किए। फिर हम डेंसिटी का सहारा लेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम बोलेंगे, और डेंसिटी इक्वल टू रो, वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू रो, और यहाँ पर वॉल्यूम और यहाँ पर मास m डैश आपका निकल जाएगा। तो डेंसिटी नहीं बदलता है, वॉल्यूम आपका 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब m डैश। तो ये आपका क्या निकल गया बच्चा लोग, ये आपका मास निकल गया है। पुट कीजिए G डैश, G मास के जगह पर क्या पुट कीजिएगा, रो 4/3 पाई r माइनस डी का क्यूब, r माइनस डी का क्यूब डिवाइडेड बाई r माइनस डी का, सॉरी यहाँ पर क्यूब होगा ना, यहाँ स्क्वायर। ठीक है, ये कट गया बच्चा लोग, और यहाँ G डैश आपका है G रो 4/3 पाई r माइनस टी, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। फिर कंपेयर करने के लिए, चेक करने के लिए, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1, तो G डैश डिवाइडेड बाई G इक्वल टू G रो 4/3 पाई r माइनस डी, और यहाँ पर G रो 4/3 पाई r, तो G कटा पाई कटा। ठीक है, G डैश डिवाइडेड बाई G इक्वल टू r माइनस डी बाई r, अलग अलग करके लिखोगे तो r बाई r माइनस डी बाई r, ये कट जाएगा, ये 1 हो गया। G डैश डिवाइडेड बाई G इक्वल टू 1 डी बाई r, G डैश इक्वल टू G माइनस G डी बाई r। ये फॉर्मूला आपका बन के तैयार है, साफ पता चल रहा है। फिर माइनस आया है, जैसे जैसे आप डेप्थ पर जाओगे ये वैल्यू बढ़ता जाएगा और ये निगेटिव G में से उतना घटता जाएगा। तो रिज़ल्ट क्या आया है
कि डी को बढ़ाओगे तो जी आपका घटेगा। ये रिजल्ट आ गया है, ठीक है। अगर मान लो जाते जाते आप सेंटर तक चले जाते हो, एट सेंटर का बात करते हैं बच्चा, सेंटर पर, तो आपका डेप्थ कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप, तो इस केस में जी डैश आपका कितना आएगा, जी है माइनस है, जी है, और यहाँ पर भी आर, यहाँ पर भी आर, आर आर कट गया, और जी माइनस जी कट के ये कितना हो गया, 0। तो कोई भी अगर पूछे कि सेंटर पर, अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितना होगा, तो 0 होगा। अर्थ के सेंटर पर ग्रेविटी कितना होगा, 0 होगा। अगला टॉपिक है एक्सेलरेशन, अंतिम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। ये अंतिम टॉपिक 3 दिए थे। हाइट से अफेक्टेड होता है, डेप्थ से अफेक्टेड होता है, और तीसरा जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू अफेक्टेड एट लैटिट्यूड ड्यू टू रोटेशनल मोशन ऑफ अर्थ, इसको निकालना है, ठीक। आखिरी रोटेशन ऑफ अर्थ, हम लोग जानते हैं कि हमारा पृथ्वी रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पर, ठीक है। ये अपने एक्सिस पर रोटेट कर रहा है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ है, ठीक। इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तुम लोग इस पार्ट को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे एक्सिस पोल कहते हैं, जहाँ नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, ठीक है। इक्वेटर से अगर मान लो इसको हाफ अगर डिवाइडेड, इक्वेटर ये प्लेन, इक्वेटर से आप कहाँ पर हो, जैसे यहाँ पर हो तो एट इक्वेटर, इक्वेटर से आपका एंगल, अगर आप यहाँ पर हो, आप यहाँ हो, अगर सपोज कर लो आप यहाँ हो, आप यहाँ हो, तो इक्वेटर से आपका एक एंगल बनता है जिसको सपोज कर लो थीटा है, वो यही थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड। हम इतने लैटिट्यूड, या ये थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड। ये थीटा को हम लोग क्या कहेंगे, लैटिट्यूड कहेंगे। ये थीटा 1 ले लो, थीटा 2 ले लो, थीटा 3, तो ये हमारा लैटिट्यूड है। कहाँ से निकालते हैं, इक्वेटर के प्लेन से जो एंगल बनता है ना, इक्वेटर के प्लेन से जो एंगल बनता है उसे हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। क्लियर है। तो कोई एक लैटिट्यूड को आप सपोज कर लो, इतना सारा नहीं बनाना है हमको, प्रूव करने के लिए सिर्फ एक को ही बनाना है। ये आपका इक्वेटर लाइन हो गया, ये आपका एंगल क्या है, लैटिट्यूड हो गया। क्या हो गया, लैटिट्यूड हो गया। ये थीटा क्या है, रिप्रेजेंट करता है, लैटिट्यूड को। अब इस पर फोर्स को देखेंगे। देखो ये कैसा है, रोटेट करना ना, पृथ्वी अपने एक्सिस पर रोटेशन हो रहा है, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो इस पर कौन सा, अगर रोटेशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो एक सेंटीपिटल फोर्स है जो कि लगता है, जो कि अंदर की तरफ लगता है, जो कि अंदर की तरफ लगता है। अंदर की तरफ कौन लगेगा, सेंटीपिटल फोर्स लगेगा। लेकिन हम यही बात बोलेंगे, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, वो टुवर्ड्स द सेंटर नहीं लगता, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। अगर आपका लैटिट्यूड यहाँ पर है, ये एंगल है आपका लैटिट्यूड का, तो यहाँ से एक सर्कुलर पाथ को बनाओ बाबू, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से लेकर के ये आपका क्या हुआ, सेंटर हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। ये आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। ये आपका क्या हो गया, इस सेंटर को सी बोल देते हैं, इसको ओ बोल देते हैं। यहाँ पर है, अब जहाँ पर हो ना वहाँ से एक लूप बनाइए। क्या बनाइए, एक लूप बनाइए। पृथ्वी इस तरह से रोटेट कर रहा है और उस लूप का रेडियस क्या है, आर है। ये आप हो, एम हो। क्लियर है। सेंटर के अंदर में क्या लग रहा होगा, सेंटर के तरफ लगने वाला फोर्स सेंटीपिटल है। हम लेकिन सेंटीपिटल का बात नहीं कर रहे हैं, हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात कर रहे हैं, जो कि अपोजिट लगता है सेंटीपिटल के। तो अपोजिट क्या लगेगा, इधर लगेगा। ये आपका क्या लगा,
सेंट्रीफ्यूगल, CF लिख रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दोनों में कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं, फार्मूला एक ही होता है। जैसे सेंट्रीपिटल फार्मूला आप क्या जानते हैं, mv²/r। सेंट्रीफ्यूगल का भी वही फार्मूला रहेगा। चेंजिंग किस चीज़ का होता है, डायरेक्शन का होता है, जो कि आउटसाइड या अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है। ठीक है, इस बात को याद रखें। ये फोर्स आया ही क्यों, क्योंकि अर्थ साइलेंट नहीं है, वो रोटेट कर रहा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन में ये वो रोटेट कर रहा है। और कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन में रोटेट कर रहा है तो यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स तो आना ही था। ठीक है, तो इस बॉडी पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। और किधर लग रहा है बच्चा, इधर लग रहा है। ये लूप का रेडियस क्या है, r है। ये रेडियस क्या है, ये तो अर्थ का रेडियस है, जो कि कैपिटल R है, जो कि कैपिटल R है। यहां तक समझ में आया। और कोई फोर्स, एक फिगर हम बना करके आपको समझाते थे। जैसे आप यहाँ पर हैं तो इस बॉडी का मास क्या है, m है, वो क्या लगेगा, mg लगता था, है कि नहीं। ये इसका नॉर्मल लगता था। ठीक है, ये टेबल ऐसे है, सपोज कर लो। अगर हम टेबल को इस तरह से उठा दें, इस तरह से उठा दें, तब पर भी mg का मास किधर लगता था, टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। तो mg अभी भी किधर, सेंटर ऑफ अर्थ के तरफ ही लगेगा। ये नियम था, याद होगा। तो अगर हम पूछें इस बॉडी, यहाँ पर ये जो बॉडी है, मास है, इसके वजह से एक फोर्स और लग रहा होगा जिसका नाम है वेट। वो किधर लग रहा होगा, किधर लग रहा होगा, टूवर्ड द सेंटर। और वो कितना है, mg। वो कितना है, mg है। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। इस लाइन को आगे बढ़ाइए, ठीक है, बढ़ाएं। और इस लाइन को मानते हुए यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाइए। क्या ये आपको 90 डिग्री लग रहा होगा साफ, ये लाइन क्या है, 90 डिग्री है। ठीक, क्लियर है। तो देखो ये थीटा है, तो बच्चा ये भी तो थीटा होगा। कैसे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, पैरेलल लाइंस पर है ना, पैरेलल लाइंस पर है। अगर ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। ये पैरेलल लाइंस हुआ बच्चा, ये और ये ट्रांसवर्सल हुआ, तो ये थीटा है, तो ये भी थीटा है। और इस बॉडी का मास यहाँ m लिखे हैं, थोड़ा साफ कर दे रहे हैं, m। यहाँ तक समझ में आया, ये थीटा है। तो रिजॉल्व कीजिएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, तो यहाँ पर क्या आएगा, FCF cos थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा, FCF sin थीटा। रिजॉल्व हो चुका है। ये जो फोर्स है इसको रिजॉल्व कर दिए ना, इधर कितना आया, FC cos थीटा और FC sin थीटा। नेट फोर्स अगर देखा जाए, नेट फोर्स अगर देखा जाए इस लाइन पर, नेट फोर्स अगर हम देखेंगे या नेट वेट देखेंगे, टोटल वेट या इफेक्टिव वेट बोले, इफेक्टिव वेट बोले, वो अब कितना लग रहा होगा, mg देख रहे हो, mg देख रहे हो, नीचे की ओर आ रहा है इधर, और सेंट्रीफ्यूगल इधर FCF cos थीटा, ये किधर लग रहा होगा, तो ये तो सब्ट्रैक्शन का है। तो नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, mg माइनस FC cos थीटा। ठीक है, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। जगह बनाना होगा। तो इफेक्टिव वेट या एपरेंट वेट भी बोल सकते हैं। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट भी बोलते हैं, या इसे हम लोग एपरेंट वेट बोले, एपरेंट वेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपरेंट वेट। तो एपरेंट वेट को हम लोग जी डैश से मान लेते हैं। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg। वो कितना आ रहा है आपका, mg माइनस FCF cos थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ये मेन इक्वेशन 1 मान लो, ये मेन इक्वेशन को
1 मान लो, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला बैठा दो, mg डैश mg, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है फॉर्मूला वाइज तो वही होता है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज होता है, v स्क्वायर बाई r, v स्क्वायर बाई r, ये वाला r नहीं बच्चा, ये वाला r इस लूप का, ठीक है, r क्लियर है यहाँ तक। आप बहुत ये रिलेशन जानते हैं, v इक्वल टू ओमेगा, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो g डैश इक्वल टू mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर बाई r, क्लियर है। mg डैश इक्वल टू m को कॉमन ले लोगे तो g माइनस m ओमेगा स्क्वायर r, m कट गया और g डैश का फॉर्मूला आपका आ गया g माइनस m ओमेगा स्क्वायर r। ये इक्वेशन नंबर 2 मानो, फॉर्मूला आ चुका है। लैटिट्यूड के वजह से क्या होता है, ये लैटिट्यूड, जितना लैटिट्यूड में जाओगे, एंगल में जाओगे, लैटिट्यूड चेंज करने से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, घटेगा। क्या मिलेगा, घटेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर फिर माइनस का साइन आया है, इससे यह पता चल रहा है कि आपका जी डैश एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो करके आएगा। ये सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ होगा, अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर कुछ छूटा है, सॉरी यहाँ कुछ छूट गया है, यहाँ कॉस थीटा छूट रहा है ना, यहाँ कॉस थीटा छूट रहा है, यहाँ भी कॉस थीटा छूट रहा है और इस फार्मूला में कॉस थीटा छूट रहा है, और ये फार्मूला का नेट क्या हो गया, कॉस थीटा छूट रहा, सॉरी कॉस थीटा छूट रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बतला रहा है कि जी कितना इफेक्ट करेगा एंगल पर। देखिए अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम फिगर को रफ कर रहे हैं। अगर सपोज कर लो ये जो फॉर्मूला आया है जी डैश जी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, अगर आप इक्वेटर पर हो तो उस समय एंगल कितना होगा थीटा, लैटिट्यूड कितना होगा 0 डिग्री। अगर आप पोल पर हो तो आपका थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। अगर बीच में कहीं होंगे तो उसका फॉर्मूला तो यहाँ है, तो व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इक्वेटर का बात कर रहे हैं बाबू, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो क्या होने वाला है, जी डैश पर क्या असर पड़ने वाला है, तो जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, तो जी डैश इक्वल टू जी माइनस एम स्क्वायर आर कॉस 0 डिग्री, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज करेगा। कॉस यहाँ पर +1 है, सबसे बड़ा वैल्यू है, ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट इक्वेटर पर करेगा। तो नॉर्मली यह कहना चाहते हैं कि अगर आप इक्वेटर पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बहुत ही हाईली डिक्रीज होगा, और कितना रेशियो से डिक्रीज होगा या कितना होगा उसको कैसे निकाला जाए, तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर, इतना ये डिक्रीज होगा। केस नंबर 2, अगर आप पोल पर हैं तो थीटा आपका 90 होगा, और जी डैश पर असर क्या होगा, जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 90 बाबू कितना होता है 0 होता है, कॉस 90 क्या होता है 0 होता है, तो जी डैश माइनस जी सबको 0 कर दिया, तो आपको पोल पर कोई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं मिलेगा, वो 9.8 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, जी एपरेंट जी कितना मिलेगा 9.8 ही मिलेगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आया। यही जो एंगल चेंज कर रहा है उसी एंगल को हम लोग लैटिट्यूड बोल रहे हैं, और ये
देखो जिस तरह से अगर 0 डिग्री पर है, 30 डिग्री पर हो, 40 डिग्री, जैसे जैसे बढ़ोगे जी तुम्हारा बढ़ता जाएगा, लेकिन इक्वेटर पर क्या होगा, मिनिमम होगा। और जैसे जैसे एंगल बनाते जाओगे जी का वैल्यू बढ़ता जाएगा और पोल पर पहुंच जाओगे 90 तो फिर से 9.8 आ जाएगा। ठीक है, यही लैटिट्यूड है। हाँ, इस फॉर्मूला में आप कह सकते हैं सर ये रेडियस हमको मालूम कहाँ से रहेगा, अर्थ का रेडियस हमको मालूम है, ये कांस्टेंट वैल्यू की तरह है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। आपका फॉर्मूला सर, आपके फॉर्मूला में g माइनस एम मास, ऑब्जेक्ट का मास मिल जाएगा, लेकिन ये जो r है ना, इसको आप किसी भी तरीके से कन्वर्ट कीजिए जिससे हमारा फॉर्मूला और भी बेटर हो सके। ठीक है, फॉर्मूला को बेटर बनाने के लिए इस r को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कैपिटल R में, क्योंकि कैपिटल R का वैल्यू आपको पता रहता है कितना होता है, 6.4 इंटू 10⁶। तो सिर्फ कन्वर्ट कर रहे हैं, स्मॉल r इज कन्वर्टेड इनटू कैपिटल R, या रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। मिटा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, यही फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। इसमें क्या चेंजिंग कैसे हम लोग करेंगे, कुछ नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो बच्चा, पाइथागोरस थ्योरम, इसको काट करके यहाँ निकाल दो, ये स्मॉल r है, ये तेरा कैपिटल R है। ठीक है, अगर ये तेरा थीटा है बच्चा तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीटा होगा। ठीक है, अब ये तो 90 डिग्री लग रहा है, ये क्या है आपका 90 डिग्री है, यहाँ से ड्राइंग बनाओगे, ठीक है, तो ये y डैश हो गया, ये x डैश हो गया, रिजॉल्व करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे, r cos थीटा लिखो, सॉरी r sin थीटा लिखोगे, और यहाँ क्या लिखोगे, r cos थीटा लिखोगे ना, r cos थीटा लिखोगे, क्लियर है, r cos थीटा लिखोगे, क्लियर है। अरे सिंपल है भाई, जैसे ये r हो गया और इधर तुम्हारा r हो गया, कैपिटल R, यहाँ थीटा है, तो इसका कंपोनेंट कितना होगा, r cos थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या होगा, r sin थीटा। आपको चाहिए क्या, r का वैल्यू चाहिए, तो r का कंपोनेंट क्या मिला, r cos थीटा मिला, तो यही रिलेशन है। तो रिलेशन क्या समझ में आया कि r को आप हटा करके आप क्या लिख सकते हैं, r को हटा करके g डैश g माइनस m ओमेगा स्क्वायर, r के जगह पर r cos, एक और cos है ना, cos स्क्वायर थीटा हो गया। ये मेन फार्मूला हुआ, मेन या इफेक्टिव फार्मूला हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।